नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका केमिक्स चैनल पे। जैसा आपने टाइटल में देखा है, आज हम एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी जूनियर एग्जीक्यूटिव या जूनियर इंजीनियर केमिकल 2024 का कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पहले महीने 2025 का पेपर सॉल्व किया था, अब इसके बाद मैं 2024 का भी पेपर सॉल्व कर देता हूँ। इसमें हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 100 क्वेश्चंस हैं। इसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एचपीसीएल ने इसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन क्या है? इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट है, जिसमें 8 क्वेश्चंस हैं। लॉजिक, दूसरा सेक्शन लॉजिकल एंड रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के 8 क्वेश्चंस है। तीसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके 6 क्वेश्चंस हैं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के 8 क्वेश्चंस हैं। टेक्निकल नॉलेज केमिकल के 70 क्वेश्चंस हैं। आज हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिर्फ इंग्लिश जो है, इंग्लिश सेक्शन जो है ग्रामेटिकल सेक्शन है, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको ग्रामेटिकल खुद देखना पड़ेगा। अगर आप एच आर आर एल, एच पी सी एल, आई ओ सी एल, बी पी सी एल, गेल या किसी भी पी एस यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट सेक्शन से। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट सेक्शन में हमारा इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट है। इसके 8 क्वेश्चन है। इसके पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज है, जैसे ये 1 2 3 4, इसमें फिगर्स हैं। फिगर्स हर सीरीज में एक स्टेप चेंज हो रहा है, और फाइनल ये क्वेश्चन मार्क इस स्टेप में कैसे हमारा फिगर चेंज होता है, ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो हमारा जो शेप है, रोटेशन पोजीशन जिसका है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। हर फिगर में 2 शेप्स हैं। फर्स्ट ट्रायंगल है जो अपवर्ड पॉइंटिंग है, और दूसरा स्क्वायर है। और हर फिगर के नीचे एक ब्लू कर्व्ड लाइन जैसे स्माइल या आर्क है, जो शेप के नीचे होती है। सीरीज को देखते हैं। सीरीज में क्या है? फर्स्ट में हम देखते हैं, पहला में जो टॉप लेफ्ट देख रहे हैं, टॉप लेफ्ट ये हमारा ट्रायंगल है, और बॉटम लेफ्ट हमारा स्क्वायर है। उसी के बाद ब्लू आर्क के नीचे देखेंगे तो वह ट्रायंगल के नीचे है। दूसरा फिगर देखते हैं, जिसमें टॉप लेफ्ट हमारा ट्रायंगल है और बॉटम है। इस तरह से हमारा ये सीरीज है। अब इस पैटर्न देखेंगे, हर पैटर्न में क्या चेंज हो रहा है कि हर स्टेप में ट्रायंगल राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये ट्रायंगल देखो, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है, देखो, ठीक है। और स्क्वायर भी उसके हिसाब से ही मूव कर रहा है। स्क्वायर भी उसी के हिसाब से मूव कर रहा है, ठीक है। ब्लू आर्क हमेशा ट्रायंगल के नीचे ही रहता है। अब क्वेश्चन मार्क वाले फिगर में यही पैटर्न फॉलो होना है, तो ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं कैसे कैसे चेंज हो रहा है। फर्स्ट देखो, टॉप लेफ्ट के ट्रायंगल में एक चेंज हुआ, दूसरा शेप चेंज हुआ, तो ठीक है। तो तीसरे में अगर अगला ट्रायंगल जो बनेगा वो किस शेप से बनेगा, ये तो हमारा फुल फिगर बन गया, तो इसे शुरू होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप है। तो इस स्टेप के हिसाब से एक तो ये मैच कर गया, और दूसरा हमारा देखो स्क्वायर, इसको कंप्लीट कर देंगे तो ये मैच कर जाएगा, ठीक है। तो 4th नंबर हमारा आंसर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कुछ सिंबल्स हैं और कुछ लेटर्स हैं। इसके हमारे रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन से कुछ नहीं है, रिप्लेस कर देंगे। जैसे ये 25 है, ए हमारा क्या बता रहा है? ए एडिशन का साइन बता रहा है 91। डी हमारा डिवाइड का साइन बता रहा है 13। बी हमारा माइनस साइन बता रहा है, और सी हमारा मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म बता रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा? तो हम लोग को कुछ नहीं करना, इसमें हम लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास फॉलो करेंगे। क्या होता है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे? सिंबल्स लिख लेंगे। उसके बाद बोर्ड मास को पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये कैलकुलेटर से आप कर सकते हो, या फिर ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। तो इससे आपको फाइनली आंसर आ जाएगा 14। अगला क्वेश्चन हमारा फिगर के रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित 5 विकल्पों में से 4 किसी प्रकार के समान और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। यह विकल्प कौन सा है? उस समूह से संबंधित, ठीक है ना। इसमें से हम लोग को जो क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो बाकी सबसे अलग हो। ऑड वन आउट को आउट करना है, जो सबसे अलग हो, ठीक है ना। आउटर शेप बाहर और इनर शेप के साइड्स को काउंट करते हैं, ठीक है ना।
फर्स्ट फिगर में क्या कह रहा है, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल 3 साइडेड है, इनर स्क्वायर है और अंदर के साइड अंदर के साइड ज़्यादा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको बोल 3 + 1, ये 4 हो जाएगा। उसी तरह बी में हमारा क्या है, आउटर स्क्वायर है, इसका 4 साइड हो गया, ठीक है। इनर में पेंटागन है, 5 साइड, अंदर एक साइड ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा 4 + 1, ये 5, ठीक है। उसी तरह तीसरा फिगर में आउटर पेंटागन है, अंदर के साइड हेक्सागन है, 6 साइड, पेंटागन में 5 साइड, अंदर एक ज़्यादा है इसलिए 5 + 1, ये 6। उसके बाद चौथा नंबर में क्या है, आउटर जो है हेक्सागन है, इनर स्क्वायर 4 साइड है इसके, हेक्सागन के 6 साइड होते हैं, अंदर 2 साइड्स कम है, तो 6 - 2, ये 4 हो जाएगा। और पांचवा ऑप्शन क्या है, आउटर हेप्टागन है, हेप्टागन के 7 साइड्स होते हैं, इनर सर्कल हेक्सागन है। अगर स्टैंडर्ड पैटर्न देखें तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑड वन हमारा डी रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें ये कंक्लूजन वाला है, ठीक है ना, कंक्लूजन क्वेश्चन इसको बोलते हैं, कथन निष्कर्ष। इसमें क्या कह रहा है कि कुछ हाथी प्यादे हैं, ठीक है, कुछ हाथी प्यादे हैं, सभी प्यादे ऊँट हैं, ठीक है, कोई ऊँट घोड़ा नहीं है, ठीक। अब देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई प्यादा घोड़ा नहीं है, तो ये क्या फॉलो कर रहा है, देखो सारी प्यादे ऊँट है, ठीक है ना। सारी प्यादे ऊँट के अंदर आते हैं और कोई भी ऊँट घोड़ा नहीं है। अगर ऊँट घोड़ा ही नहीं है हो सकता, तो उसके अंदर बैठा प्यादा भी नहीं हो, कभी घोड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट तो कथन सही है। दूसरा क्या है, कम से कम कुछ हाथी घोड़े हैं, मतलब कम से कम कुछ हाथी घोड़े हैं। तो कथन के मुताबिक क्या, हाथी और घोड़े के बीच कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है दिया गया है और ना ही ऐसा होना जरूरी है, ठीक है ना। तो एक ही कथन हमारा सही है, तो 2 हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लेटर पे है, ईच लेटर इन द वर्ड ब्लेम्ड इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज and then these new letters are arranged in alphabetical order. Which letter will be the third from the right in the new arrangement, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। देखो इस क्वेश्चन में क्या गया है कि ब्लेम्ड, BLM, ठीक है, इसको कुछ अलग नेक्स्ट लेटर से हम लोग को अरेंज कर देना है। तो B के जगह C, L के जगह M, B N F E, ठीक है, ये लेटर हमारा बन जाएगा। अब देखो इस लेटर को, हमारा जो लेटर है ये हमारा बन जाएगा। इसको हम लोग को क्या करना है, नया अरेंजमेंट करना है, किसमें, तो करते हैं पहले नया अरेंजमेंट, BCEFMN, ठीक है, इसमें अरेंजमेंट कर लिए हम लोग, अल्फ़ाबेटिकल जैसे होता है वैसे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन में क्या क्या है, विच लेटर विल बी द थर्ड, तीसरा कौन सा लेटर कहाँ से काउंट करेंगे, राइट से काउंट करेंगे, ठीक है। तो तीसरा कौन सा आ जाएगा लेटर हमारा, ये 1 2 3, ये हमारा तीसरा F, ठीक है। लेफ्ट से बोलेगा तो इधर से काउंट करेंगे, राइट से इधर, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट, इधर राइट से काउंट करेंगे, ठीक है। अब हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ये डायरेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्शंस को फॉलो करते जाओगे पॉइंट के हिसाब से। डायरेक्शन क्या सिंपल है, ये बनाओगे स्ट्रक्चर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और जो बोला है उसके हिसाब से आप फॉलो करोगे, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स पे ही है। लेटर्स वाला क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग ABCD लिख लो, क्योंकि एग्जाम में लोग इधर भूल जाते हैं। तो इसमें क्या है कि 3 of the following 4 लेटर क्लस्टर आर लाइक
in a certain way and so form a group which is the one that does not belong to the group. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हर आपको ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। जैसे NPL ये फर्स्ट है, तो इसमें देखता हूँ N से P, P से L, N से P कितना, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखोगे तो +2 आगे गया, और R से L हमारा कितना हो गया, ये माइनस मतलब 4 पीछे आ गया था, ठीक है। उसी तरह दूसरा ऑप्शन TXQ, T से X फिर Q, T से X +4 और ये X से Q -7, DHA D से H, H से A, D से H जाने में कितना लेटर आ गया, 4, और H से A तो -7, LPI L से P तक जाने में +4 लेटर आगे है, और यहाँ -7। मतलब देखो तो फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन सब सही, एक फॉलो कर रहा है और ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे सीरीज में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन भी फिगर्स पे ही है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, सेलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द शीट्स अलॉन्ग विद द लॉन्ग। इसमें एक क्यूब्स है, इसको हम लोग फोल्ड करके जो शीट्स बनाते हैं उसी का लाइंस पे हम लोग का क्वेश्चन है। देखो जब हम ओपन डाइस खुलने का क्या है नियम, देखो ओपन डाइस जब खुलता है तो एक छोड़कर एक अल्टरनेट फेसेस हमेशा एक दूसरे पे अपोजिट होता है, ठीक है ना। ये डाइस है, 5 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट 3 है, 4 के अपोजिट 1 और 6 के अपोजिट 2, ठीक है। नियम यह है कि जो फेस अपोजिट है वो डाइस फोल्ड होने पर एक साथ कभी नहीं दिख सकते, ठीक है ना। जो फेस अपोजिट है उसका डाइस फोल्ड होने पर कभी वो देखेंगे नहीं। तो हम 1 बाय 1 ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में 1 4 क्या है, ए ऑप्शन में 1 4 और 2, इसमें 1 और 4 दिख रहे हैं, ठीक है, और जो कि अपोजिट हैं इसलिए ये नहीं बन सकते, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में 1 3 6, इसमें कोई भी अपोजिट पेयर साथ नहीं है, एक का अपोजिट 4 है, ठीक है, एक का अपोजिट 4 है, और 3 का अपोजिट 5, 3 का 5 और 6 का 2, ठीक है, ये बन सकता है। सी ऑप्शन में क्या है कि तीसरा ऑप्शन कि 1 2 5, इसमें भी अपोजिट पेयर साथ नहीं है, एक का 4, 2 का 6 और 5 का 3, ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, ठीक है, ये भी बन सकता है बी और सी। डी में 2 3 5, इसमें 2 3 5, इसमें क्या है, इसमें भी अपोजिट पेयर साथ नहीं, सॉरी इसमें 3 और 5 दोनों दिख रहे हैं जो कि अपोजिट हैं, इसलिए ये नहीं बन सकती, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी है, ठीक है ना। अब हम लोग का ये अगला सेक्शन हम लोग शुरू करेंगे लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन सीट क्या है कि 7 पीपल PQRSTU भी गो फॉर ए रन ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। थर्सडे को कौन, ठीक है। तो इसमें मेनली हम लोग को देखना है गुरुवार को कौन लोग दौड़ने जाएगा। एक सीरीज है, इस पैटर्न से ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट डे में कौन जा रहा है दौड़ने, आर। देखो क्वेश्चन क्या है कि आर सोमवार को दौड़ने जाता है, आर जो है मंडे को दौड़ने जाता है। उसके बाद आर और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति दौड़ने जाते हैं, आर और क्यू के बीच मात्र 3 आदमी दौड़ने जाते हैं, ठीक है। और क्यू और भी के बीच केवल 2 दौड़ने जाते हैं, और
पी भी के इमिडिएटली पी जो है इमिडिएटली भी के बाद जाता है, सो पी जो है वेडनेसडे को जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या था, आर जो है मंडे को गया, तीन लोग आर और क्यू के बीच में थे और जाते थे दौड़ने के लिए, तो ये जरूर फ्राइडे को जाएंगे। फिर दो लोग क्यू और भी के बीच में जाते थे, तो भी जो है ये जरूर ट्यूसडे को जाएगा दौड़ने, ठीक है। तो और जो पी था वो भी के बाद जाता था दौड़ने के लिए, तो बी भी हमारा वेडनेसडे को दौड़ने जाएगा। अब क्या है, दो लोग टी और एस के बीच में थे, टी और एस के बीच में दो लोग थे, वो दौड़ने जाते थे रिमेनिंग। तो ये गैप पूरा करने के लिए ये कब जाते थे, थर्सडे और संडे के बीच में। तो टी और एस जो ऑक्यूपाई करेंगे थर्सडे और संडे, ठीक है। तो एस जो है यू के बाद जाता था, यू जो बचा हुआ वीकडे में स्पॉट था, तो ये सैटरडे को जाता था, जिसका मतलब एस जो है संडे को जाता था और टी जो है थर्सडे को जा रहा है, ठीक है। तो इसमें गुड थर्सडे पूछा गया गुरुवार, तो टी जो है थर्सडे को जा रहा है। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आप उस तरह से भी बना सकते हो, इसमें बस रनिंग का ऑप्शन दे दिया है, इसलिए ये कन्फ्यूजन थोड़ा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन, अब इसमें क्या कह रहा है, जो एम मल्टीप्लाई एन जो है, तो एम क्या है, वाइफ है एन का, तो एम इज़ द मदर, एन इज़ द फादर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम मदर हो जाएगा, मदर एन फादर, ठीक है। एन प्लस ओ, एन क्या है, एन फादर ऑफ ओ, ठीक है। एन जो है फादर है ओ के, ओ उसके बच्चे हो जाएंगे, चाइल्ड। उसी तरह ओ माइनस पी, पी इज द मदर ऑफ, पी इज द ब्रदर ऑफ, सॉरी ओ इज द ब्रदर ऑफ पी, तो पी इज ऑल्सो चाइल्ड, पी फिर ये भी चाइल्ड हो गई। और पी डिवाइडेड क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी जो है मदर है क्यू की, तो ये भी कंफर्म हो गया कि पी जो है वो पी है, वो फीमेल है, ठीक है। तो हमारा जो पी है फीमेल चाइल्ड है एम और एन के, ठीक है। ये आपका माता पिता हो गए, इसके जो पी है चाइल्ड है वो फीमेल है, ठीक है ना, तो वो बेटी हो गई। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर VCFL इज रिलेटेड टू LSBP, similarly WDGM is related to MTWC, following the same logic what is XEHN related to, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल, यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि कभी भी इस क्वेश्चन को बनाओ तो अल्फ़ाबेट आप लिख लो, अल्फ़ाबेट ए से जेड तक, और उसका नंबरिंग कर लो, जैसे ये 26, ये फर्स्ट, ठीक है। फिर बनाओ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसमें लॉजिक क्या है समझते हैं अच्छे से। फर्स्ट क्या है कि जो VCFL है, ये जो है किसके रिलेटेड है, LSBB, ठीक है। भी कितने लेटर पे है, कितने अल्फ़ाबेट पे, 22, C 3, F 6, L 12, ठीक है। ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल लेटर है, कितने कितने नंबर पे आ रहे हैं अल्फ़ाबेट्स, भी हमारे 22 पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आउटपुट क्या है, जो LSBP है, ये देखो जो L है ये कितना है, 12th, और ये हमारा जो 4th लेटर है, ठीक है ना, उसका उस S ये 19 आता है। और हमारा क्या है, V
-3, तो ये आ जाएगा हमारा 22 - 3 19 हो गया ये बैलेंस। उसके बाद भी जो है 22 पे है, सेम है अल्फ़ाबेट के। उसके बाद बी जो है वो 2 है, C -1, तो क्या आ जाएगा 3 - 1 2, ठीक है। इसी तरह हम अगले ऑर्डर को भी देखेंगे जो कि है WDGM, ये किसके रिलेटेड है, MTWC। हमें थोड़ा ये जो है हमारा कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, तो इसको भी चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हमारा क्लियर हो जाएगा पैटर्न कि दोनों अगर सेम आएगा तो क्लियर हमारा पैटर्न हो जाएगा। इस पैटर्न से हम अप्लाई करेंगे किस पे, XEHN को। इस पे अप्लाई करने के बाद हमारा जो इस दोनों को पैटर्न होगा सेम फॉलो ये करेगा फर्स्ट वाला लेटर, ठीक है। अब हम 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4th में क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द सेट वेयर द नंबर्स आर रिलेटेड द सेम वे एज इन दिस सेट 468 और 235 5। दो सेट्स हैं, इसी के रिलेटेड होगा कोई, इसमें जो ऑप्शन है एक सेट्स होगा, इसको कैसे फॉलो करें। इसमें लॉजिक क्या ये समझते हैं। लॉजिक ये है कि फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर के मल्टीप्लाई 5 इजकल टू मिडिल नंबर, ठीक है। ये लॉजिक है। अब समझ, पहला सेट हम देखते हैं। तो फर्स्ट सेट में जो है 468 है, तो 4 + 8 इजकल टू 12, तो 12 × 5 ये 60, ठीक है। इस तरह से एक लॉजिक हो गया अपना। दूसरा क्या है, 2 + 5 ये कितना हो जाएगा 7, तो 7 × 5 35, ठीक है, ये लॉजिक। इसी तरह हम ऑप्शन सब चेक करेंगे तो अपना क्या आएगा, 7 + 2 9, 9 × 5 45, तो इससे हमारा कौन सा सेट मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। सेकेंड आंसर है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5th नंबर, इन अ सर्टेन कोड कार्ड इज कोडेड एज 6482 एंड हाइट इज कोडेड एज 9875, व्हाट इज द कोड फॉर। अब देखो कार्ड, ये क्या कोड है, 6482, हाइड ये क्या है 9875, ठीक है। अब क्या है इसमें कोड है, अब देखते हैं आगे। डी के लिए उसी भाषा में डी के लिए कूट क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें आप कॉमन देखो, कॉमन क्या है, कॉमन हमारा क्या होता है, ओनली कॉमन लेटर देखना है वो डी में। डी में जो कॉमन लेटर है ओनली 8 है, ठीक है ना, दोनों में ये क्या है कॉमन लेटर है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 8, बस कॉमन लेटर देखना, ध्यान देके और बन जाएगा क्वेश्चन। अब हम 6th क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, सत्या दाएं मतलब राइट छोर से 14th पोजीशन पर है, कार्तिक सत्या के बाएं के 5th पोजीशन पर बैठा है। पूछा गया है कि कार्तिक लेफ्ट छोर से किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सत्या की लेफ्ट से पोजीशन निकालते हैं पहले, ठीक है। तो क्या टोटल पर्सन कितना है हमारे पास, तो टोटल पर्सन 35 है, ठीक है। लेफ्ट पोजीशन फॉर्मूला क्या है कि लेफ्ट पोजीशन इजकल टू टोटल माइनस राइट पोजीशन प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 35 माइनस राइट पोजीशन पर कितने हैं 14 + 1, ये कितना आ जाएगा 22, ठीक है। इसका मतलब सत्या लेफ्ट से 22nd नंबर पोजीशन पे है, ठीक है ना। अब हम कार्तिक की पोजीशन निकालते हैं। कार्तिक सत्या के 5th पोजीशन पे बैठा है, कार्तिक सत्या के बाएं 5th पोजीशन पे है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 22 - 5 17,
तो 17 पोजीशन पे है हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट व्हाट वुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये सीरीज है, इसमें क्या आएगा आगे, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क पे। तो इसको बनाते हैं, ये कुछ नहीं है, सिंपल है। जैसे देखो माइनस करते हैं, 318 माइनस 308, ये आ जाएगा 10। उसी तरह 329 माइनस 318 11, 341 माइनस 329 12, 354 माइनस 341 13। अब क्या हो जाएगा, 354 प्लस 14 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 368। ये हमारा अगली पोजीशन पे होगा, ठीक है। एट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द फ्लोइंग अल्फाबेटिकल सीरीज। ये जो सीरीज है अल्फाबेटिकल, इसमें क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, एल, एल से जे, उसके बाद जे से जी, ऐसे बना लो, जी से सी, ठीक है, सी से एक्स, और एक्स से अगला पोजीशन क्या आएगा, ठीक है, यही देखना है। एल जो है 12th नंबर पे है, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे तो एल 12th पे है, और जे जो है 10th पे, ठीक है ना। तो इसमें -2 का फर्क था। उसी तरह जे हमारा ये 10th पे है, जी हमारा 7th पे है, इसमें -3, जी 7th पे, सी हमारा 3rd नंबर पे, तो -4। ये एक्स हमारा कितना है, 24 नंबर पे आता है, तो इसको माइनस, तो ये -5। और एक्स से हमारा एक्स कितना है, 24 नंबर पे, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग को -5 हुआ, ठीक है ना। तो अगला हमारा बैकवर्ड क्या करेगा, जो पैटर्न है एक्स से -6 करेंगे, तो -6 करने पर हमारा अगला पोजीशन आ जाएगा आर जो 18, इसको आप माइनस करोगे तो -6 हो जाएगा। तो ये सीरीज चल रहा है माइनस का, ठीक है, तो अपना ऑप्शन 8 हो जाएगा। अब हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि द एलसीएम ऑफ टू मल्टीपल ऑफ 8 इज 168, इफ वन नंबर इज 24, व्हाट इज द अदर नंबर, ठीक है ना। इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसका क्या है कि जो है नंबर जो है मल्टीपल है 8 का, एक नंबर 24 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, लेट्स अदर नंबर मान लेते हैं क्या है, लेट अदर नंबर बी 8 इंटू वाई, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ऑफ 8 इंटू 3 एंड 8 इंटू वाई, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू 3 इंटू वाई इक्वल टू 24 वाई, ठीक है ना। अब क्या है, एलसीएम हमारा दिया हुआ है 168, ठीक है ना। तो 24 वाई इक्वल टू 168, वाई इक्वल टू 168 प्लस 24, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड 24, तो y इजकल टू 7, ठीक है। तो 8 इंटू वाई इजकल टू 8 इंटू 7 56, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्या है, आफ्टर गेटिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ए मोबाइल फोन विथ मार्क्ड प्राइस 20,000 and available for 15,640, if the second discount is 15%, find the value of फर्स्ट डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट का हमें वैल्यू पता करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम 15% डिस्काउंट जो अप्लाई हुआ था उसका प्राइस फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, इससे अप्लाई करेंगे P माइनस 15% ऑफ P, ठीक है। तो ये कितना है 15640, ठीक है, ये है।
उसके बाद इसमें पुट करेंगे तो 0.85 मल्टीप्लाई पी इजकल टू 1560, तो P इजकल टू ये डिवाइड हो जाएगा तो 18,400। ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, अब जो है फर्स्ट डिस्काउंट जो रिड्यूस हुआ था 20,000 से 18,400, तो डिस्काउंट हम लोग को कितना अमाउंट डिस्काउंट हुआ था, तो डिस्काउंट अमाउंट माइनस कर लेंगे। डिस्काउंट अमाउंट 20,000 माइनस 18,400, 1600। ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट डिस्काउंट का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1600 डिवाइड 20,000 मल्टीप्लाई 100, 8%। तो हमें फर्स्ट पे कितना 8% का डिस्काउंट मिला था। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान प्राप्त करना है। तो पहले हम लोग 3x इजकल टू 3 प्लस रूट अंडर 2, इसका क्या कर लेंगे, इसका कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 2 प्लस 6 इंटू रूट 2, 11 प्लस 6 इंटू रूट 2। उसी तरह हम y का भी निकाल लेंगे। ठीक है। तो 3 माइनस रूट 2 के स्क्वायर, 9 प्लस 2 माइनस 6 रूट 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 11 माइनस 6 रूट 2। अब दोनों को हमको जोड़ देना है। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 11 प्लस 6 रूट 2 प्लस 11 माइनस 6 रूट 2। ठीक है। तो हमारा ये जो रूट टर्म है कट जाएगा, आंसर 22 आ जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी हमारा इफ एक्स इजकल टू फ्रैक्शनल क्वेश्चन है। इसमें हम लोग की वैल्यू निकालना है, फाइंड 1 प्लस एक्स का। सबसे पहले हम लोग जो डेनोमिनेटर टर्म है 1 प्लस 1/2, इसको फाइंड करते हैं। तो ये क्या होगा 3/2। ठीक है ना। तो x इजकल टू 1/3/2, तो इसको हम रेसिप्रोकल टर्म में इसे लिख सकते हैं, इसको चेंज कर लेंगे। अब हमारा क्या है, जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स, तो x आ गया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2/3, ये हमारा क्या आ जाएगा 5/3। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 1575 पीपल visited an exhibition on Tuesday while 1890 visited on it on Wednesday. What is the percentage increase in the number of visitor? नंबर ऑफ विजिटर जो है कितना इंक्रीज किया गया। ठीक है ना। पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना एक्स्ट्रा विजिटर है। ठीक है। एक्स्ट्रा विजिटर कितना हो जाएगा 1890 माइनस 1575, 315। ठीक है। इतना हमारा एक्स्ट्रा विजिटर है। अब क्या करेंगे, इन जितना परसेंट इंक्रीज किया है ट्यूसडे को उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है। तो 315 डिवाइडेड 1575 गुने, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये तो हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा। ये तो हमारा जो है इंक्रीज किया है ट्यूसडे को काउंट में इतना, तो 315 इंटू 5 इजकल टू 1575, तो 1/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20% के लगभग। 20% हमारा इंक्रीज किया है लगभग विजिटर। सिक्स क्वेश्चन क्या है, ए फैमिलीज एक्सपेंडिचर ऑन राइस शुगर एंड वेजिटेबल इज इन द रेशियो 3:12:17। व्हाट the prices of these items increased by 50%, 20%, 30%. What is the percentage increase in total expenditure? टोटल एक्सपेंडिचर में इनका कितना परसेंटेज इंक्रीज किया है। ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, पहले एक्सपेंडिचर क्या था, इनिशियल एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर 30, 120, 170, ठीक है। इसके बाद जो टोटल हमारा ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया, टोटल ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 320, ठीक है। राइस पे कितने बढ़ा, राइस पे 50% ऑफ 30 मतलब 15 रुपया, शुगर पे 20% ऑफ 120 मतलब 24, और वेजिटेबल पे 30% ऑफ 170 51। टोटल इंक्रीज कितना हुआ, टोटल इंक्रीज 15 + 24 + 51 90, ठीक है। 90 इंक्रीज किया टोटल, तो परसेंट इंक्रीज कितना हुआ, 90 डिवाइडेड 320 मल्टीप्लाई 100, तो 225 डिवाइडेड बाई 8%, इसको हम इस तरह से लिख सकते हो 18%, इतना हमारा इंक्रीज किया। इंग्लिश सेक्शन हम नहीं देखेंगे, इंग्लिश सेक्शन के लिए आपको ग्रामेटिकल पोर्शन है, आपको यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर लो। अब हम लोग अगला सेक्शन जो है हमारा टेक्निकल सेक्शन है, टेक्निकल सेक्शन ही कवर करेंगे हम, ठीक है। टेक्निकल सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेइंग स्प्रेडिंग टूल which is a steel bar of about 3 feet length with a chisel, a point at one end and a notch at the other, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से टूल है जो इस काम में यूज आता है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जो क्लॉ बार होता है, ये क्लॉ बार ये एक हैवी ड्यूटी हैंड टूल है, इसका चीजें एंड पतली जगह में घुसकर चीज़ों को अलग करने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसके दूसरे एंड तक भी शेप का नोच होता है जिससे कील या नेल्स निकाली जाती है, ठीक है ना। हथौड़ी, हथौड़ी बोलते हैं हमारे, हम लोग जैसे जानते हैं हथौड़ी बोलते हैं। जैसे एक क्रॉवर है अगला, क्रॉवर ये भी प्रेइंग के काम आता है, पर इसका शेप थोड़ा अलग होता है, और ये एक मेनली हैवी चीज़ों को उठाने या तोड़ फोड़ के काम आता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे क्या है, स्टैंडर्ड पाइक पोल। स्टैंडर्ड पाइक पोल जो है ये एक लंबा डंडा होता है जिसके आगे मेटल का एक हुक लगा होता है। फायर फाइटर इसका यूज आग लगने पर छत या दीवारों को खींचने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या, पावर सॉ। पावर सॉ ये इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल से चलने वाली मशीन है जो काटने कटिंग के काम आती है, ठीक है ना, प्रेइंग के काम आती है, ठीक है। तो हमारा ये क्रॉ बार जो है ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी अभिक्रिया के एंथैल्पी परिवर्तन का सर्वोच्च वर्णन करता है, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन के इंथैल्पी चेंज इंथैल्पी चेंज मतलब डेल एच को डिस्क्राइब करता है अच्छे से। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, उत्पादों की एंथैल्पी और अभिकारकों को एंथैल्पी के बीच एक का अंतर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, किसी भी रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज डेल एच का सीधा फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। इसका फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो क्या ये बताता है कि रिएक्शन में टोटल कितनी हीट ऑब्जॉर्ब और रिलीज है कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है ना।
दूसरा ऑप्शन क्या है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एक्सचेंज होती है उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं, इंथैल्पी नहीं। ठीक है ना, इंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर होती है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, रिएक्टेंट द्वारा एब्जॉर्ब की गई एनर्जी सिर्फ इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करती है, जबकि चेंज टोटल हीट डिफरेंस या रिलीज दोनों को कवर करता है। ये भी गलत है ऑप्शन। सिर्फ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। इंथैल्पी चेंज में बॉन्ड टूटने और नए बॉन्ड बनने दोनों की एनर्जी कैलकुलेट होती है। ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन सही है कि जो हमारा हीट ऑफ इंथैल्पी चेंज जो है वो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होता है। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनुपातिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इस चार ऑप्शन में एक ऑप्शन गलत है। कौन से, ये पी कंट्रोलर के बारे में बात कर रहा है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। ठीक है, फर्स्ट कथन में कह रहा है कि जो पी कंट्रोलर सिस्टम की स्टेडी स्टेट एरर, जो ये पी कंट्रोलर सिस्टम के स्टेडी स्टेट एरर को कम करता है, रिड्यूस करता है, मतलब हालांकि ये एरर को पूरी तरह जीरो नहीं करता, फिर भी बहुत कम करता है। ठीक है ना, तो इंटीग्रल एक्शन चाहिए होता है, पर एरर को इंक्रीज करने वाली बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अगर हम प्रोपोर्शनल गेन को इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम के पी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये सही है। दूसरा क्या है ऑप्शन, दूसरा पी कंट्रोलर को कम करने का बेसिक रूल यही है कि इसका एक्शन बहुत सीधे तौर पर एरर के साइज में पे डिपेंड करता है, मतलब आउटपुट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरर का। ठीक है ना, और फोर्थ ऑप्शन ये है कि प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर यूज करने से राइज टाइम कम होता है, सिस्टम जल्दी से रिएक्ट करता है, इसलिए सिर्फ पी कंट्रोलर का राइज टाइम पी आई कंट्रोलर के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा स्लोअर काम करता है। ठीक है ना, ये भी सही है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग आइडियल फ्लूइड। ये क्वेश्चन आइडियल फ्लूइड के रिगार्डिंग है। ठीक है ना, आइडियल फ्लूइड, इस चार ऑप्शन में एक जो स्टेटमेंट है गलत है। ठीक है ना, अब देखो तीन ऑप्शन सही होंगे, वही सेम क्वेश्चन सही भी। कंसेप्ट क्या है कि आइडियल फ्लूइड का कंसेप्ट क्या है कि ये आइडियल फ्लूइड थ्योरेटिकल फ्लूइड होता है जिसमें दो प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल, और इसमें बिल्कुल विस्कोसिटी नहीं होती है, विस्कोसिटी नहीं होती है। ठीक है ना, अगर ऑप्शन फोर्थ नंबर देखें तो इसके हिसाब से ये कहता है कि जिस फ्लूइड में विस्कोसिटी होती है उसे आइडियल फ्लूइड कहते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आइडियल फ्लूइड हमेशा विस्कोसिटी फ्री होती है। ठीक है ना, दो आपको इसका याद रखना है कि आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है और इसका विस्कोसिटी नहीं होता। अगर विस्कोसिटी जिसमें बात कर रहा है वो गलत है हमारा ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड ट्रू फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हेन डेल्यू इज when there is no increase or decrease in internal energy of the system। डेल्यू इज द चेंज ऑफ, अब ये जो है डेल्यू इज इंटरनल एनर्जी है चेंज, और क्यू हीट ऑब्जर्व और डब्ल्यू वर्क डन। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो डेल यू इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक, जहाँ डेल यू इंटरनल एनर्जी में चेंज है, क्यू हीट है और डब्ल्यू वर्क है। कंडीशन साफ दिख रहा है क्वेश्चन में, साफ लिखा है कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब डेल यू जो है जीरो है। अगर हम इक्वेशन डेल यू को जीरो रख दें, देखो अब हम क्या करेंगे, डेल यू इस इक्वेशन में जीरो, डेल यू हम जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इजकल टू डब्ल्यू। ठीक है,
तो ये ऑप्शन हमारा सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल डैश इज द डिवाइस दैट इम्प्रूव द सेंसिटिविटी एंड रिजोल्यूशन ऑफ द आउटपुट सिग्नल टू द सेंसर। अब देखो इसमें चार डिवाइस दिखाए गए, मैं बता देता हूँ चारों डिवाइस का क्या यूज है। अगर हम एम्पलीफायर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर, ये क्या करता है, सेंसर है ये, जैसे टेम्परेचर या प्रेशर सेंसर अक्सर बहुत वीक सिग्नल देते हैं, ठीक है ना। एम्पलीफायर जो है वीक सिग्नल की पावर वोल्टेज को बढ़ाता है, बूस्ट करता है। सिग्नल ज़्यादा बड़ा होने से सिस्टम उसे आसानी से और एक्यूरेटली रीड करता है, जिसे सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक एटेन्यूएटर क्या करता है, ये एम्पलीफायर का उल्टा काम करता है, ठीक है ना। ये जो है एम्पलीफायर इसका उल्टा काम करता है, यानी स्ट्रॉन्ग सिग्नल को वीक करता है, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलेटर क्या करता है, ये सिग्नल के फॉर्म को चेंज करता है ताकि उसे दूर तक ट्रांसमिट किया जाए। ये सिर्फ सिग्नल के फॉर्म को चेंज करता है, ठीक है ना। और ये क्या है, मल्टीप्लेक्सर इलेक्ट्रॉनिक मल्टीप्लेक्सर ये है कि ये बहुत सारे अलग अलग सिग्नल्स को एक सिग्नल लाइन में कंबाइन करके आगे भेजता है, ठीक है ना। तो इसका भी अलग काम हो गया। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है, तो एम्पलीफायर जो था उसी वही सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है, और सबका अलग काम है। सेवंथ में इसमें क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा तरीका सिंथेटिक पॉलीमर बनाने का एक कॉमन मेथड है, ठीक है ना। अब देखो इसमें आयोनिक पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, एंजाइमेटिक, अलग अलग पॉलीमराइजेशन है, ठीक है ना। इसमें अब हमें बताना है कि जो सिंथेटिक पॉलीमर है उसको बनाने का कौन सा तरीका है। देखो जो एंजाइमेटिक पॉलीमराइजेशन होती है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि एंजाइम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है नेचर में जो पाए जाते हैं, इसलिए इस मेथड का यूज करते हैं। ज़्यादातर नेचुरल पॉलीमर जैसे प्रोटीन्स, डीएनए, स्टार्च बनने में होता है। ये फैक्ट्रीज में मेड सिंथेटिक पॉलीमर बनाने का एक कॉमन तरीका है, ठीक है ना, ये वाला। अगर एडिशन और कंडेंसेशन और आयोनिक पॉलीमराइजेशन देखेंगे तो ये तीनों केमिकल प्रोसेस है। ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारा केमिकल प्रोसेस है। इनका यूज लैब और फैक्ट्रीज में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू सिंथेटिक पॉलीमर जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, नायलॉन बनाने के लिए सब ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये है। इसकी अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एंथैल्पी चेंज फॉर कंबशन ऑफ मीथेन अंडर नॉर्मल कंडीशन, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 CO2 and H2O are -x किलोजूल पर मोल -y -z रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अपने को क्या निकालना, अपने को एंथैल्पी चेंज निकालना है, ठीक है ना। अब देखो रिएक्शन जब मीथेन CH4 का कंबसन होता है तो ये O2 के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है, ठीक है ना। उसके बाद तो हमारा कैसे क्या रिएक्शन होता है, जो CH4 प्लस 2O2 ये क्या बनाती है, CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। ये किसी भी फार्मूले का किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज डेल एच क्या होती है, डेल एच हमारा जो होती है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रोडक्ट की हीट जो है कितना है, 1 मोल CO2 का माइनस, ठीक है, 2 मोल H2O, मतलब 3 इंटू माइनस, ठीक है। और टोटल क्या हो जाएगा हमारा
माइनस वाई माइनस 2z, ठीक है। अब देखो ऊपर बनाते हैं। अब क्या है कि रिएक्टेंट की हीट 1 मोल जो है मीथेन का है, क्या है, -x, ठीक है। ध्यान रखें ऑक्सीजन का प्योर एलिमेंट गैस है, ठीक है ना, इसलिए इसकी कोई हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होती है। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, -x। अब देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों निकालनी है अलग अलग। अब क्या करेंगे, डेल एच इजकल टू -y -2z माइनस माइनस एक्स, तो वो क्या आ जाएगा, -y -2z प्लस एक्स, ये अपना ऑप्शन आ जाएगा। तो 4, इसको किलो जूल कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा 9th नंबर क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में क्या क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सी एंड डी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन साइक्लोहेक्सेन ऑक्सीन undergoes Bachmann rearrangement to form C, which one polymerization forms DN, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि इसमें हम लोग को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। तो पहले तो हम बैकमैन जो रीअरेंजमेंट होता है वो क्या होता है देखते हैं। बैकमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है, जो प्रोडक्ट इसमें सी का पूछ रहा है, ठीक है ना। जब साइक्लोहेक्सेन ऑक्सीन का बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है तो केमिकल रिंग बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, एक्सपेंशन होता है, रिंग एक्सपेंशन। इस प्रोसेस से जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। इस प्रोसेस से हमारा जो कंपाउंड बनता है कैप्रोलैक्टम, ठीक है ना, ये कंपाउंड बनता है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जब कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, हीट करके पॉलीमराइज किया जाता है तो इसका रिंग जो है, इसका रिंग ओपन हो जाता है, ठीक है ना। जब हीट देंगे तो ओपन हो गया, तो इससे ये हमारा क्या बन जाता है, नाइलॉन 6, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, नाइलॉन 6। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स रिएक्शन प्रोडक्ट। बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एट रूम टेम्परेचर, क्लोरोबेंजीन। दूसरा ऑप्शन, दूसरा है बेंजीन रिएक्ट विथ एक्सेस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन द डार्क, हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है इससे। बेंजीन रिएक्ट विथ साइक्लोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, इससे टोलिन बनता है। अब देखो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एक स्टैंडर्ड हेलोजिनेशन रिएक्शन है। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये स्टैंडर्ड क्या है, हेलोजिनेशन रिएक्शन है। इसमें एनहाइड्रस कैटलिस्ट की वजह से एक क्लोरीन एटम बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाता है और क्लोरो बेंजीन बन जाता है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये भी सही है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जब क्लोरीन एक्सेस गैस में होती है और रिएक्शन डार्क में होती है, मतलब सनलाइट अवॉइड करके ताकि एडिशन रिएक्शन ना हो, तो बेंजीन के सारे 6 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये भी सही है। तीसरा क्या स्टेटमेंट है, ये फेमस है किसके लिए, तो ये फ्राइडल क्राफ्ट अल्कलाइजेशन रिएक्शन है, इसलिए इसे फेमस है। इसमें मिथाइल ग्रुप जो CH3 आता है बेंजीन रिंग पे बनती है, ठीक है ना, तो इससे हमारा जो है टोलिन बनता है। तो ये भी सब सही है, मतलब इसमें तीनों ऑप्शन हमारा सही है। 11th क्वेश्चन क्या है कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट व्हाट इज द मिनिमम थ्रो रिच लिमिट इन और थ्रो लिमिट ऑफ 5 kg कैपेसिटी पोर्टेबल DCP ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। देखो जो DCP एक्सटिंग्विशर होता है ये ड्राई केमिकल पाउडर वाले एक्सटिंग्विशर हैं, होते हैं जो मोस्टली फ्लेमेबल लिक्विड और इलेक्ट्रिकल किसके लिए यूज होते हैं,
DCP यूज, ये किसके लिए यूज होता है? फ्लेमेबल लिक्विड या फिर इलेक्ट्रिकल फायर, इसके लिए होता है। ये किस में आते हैं? क्लास बी एंड सी, ठीक है। स्टैंडर्ड रिच क्या है? आग से सेफ डिस्टेंस बनाए रखने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 5 kg वाला DCP एक्सटिंग्विशर का प्रेशर इतना होना चाहिए कि उसके पाउडर कम से कम 4 मीटर तक जाए। 5 kg वाला पाउडर का 4 मीटर रेंज प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, इतना जाए और दूर से टारगेट तक पहुंचे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड हाउ मैनी एक्सटेंशन लेडर शुड ए वाटर टेंडर है? अब देखो, एक वाटर टेंडर जो आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड गाड़ी होती है, उसमें पानी का बड़ा टैंक होता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है कि फायर सेफ्टी रूल्स और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हर वाटर टेंडर गाड़ी में कम से कम एक लेडर, मिनिमम 1 लेडर, ठीक है ना, होनी चाहिए। ये सीधी ऊंचाई पर आग बुझाने या रेस्क्यू करने में काम आता है, ये मैंडेटरी, कम से कम एक तो चाहिए। Which of the following property is generally better in branched chain polymer compared to linear polymers? ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी है जो ब्रांच चेन में अच्छा होता है, किस में अच्छा होता है, मतलब ब्रांच चेन में या फिर लीनियर पॉलीमर। अब देखो, लीनियर पॉलीमर क्या होता है? लीनियर पॉलीमर और दूसरा क्या होता है? ब्रांच्ड पॉलीमर, ठीक है। लीनियर पॉलीमर, इनकी चेन बिल्कुल सीधी होती है, जिसकी वजह से यह एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक हो जाते हैं। टाइट पैकिंग की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है, क्रिस्टलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसका क्या होता है, जो इनका जो टाइट पैक होने से मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्रिस्टलिटी हाई होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई होता है। ब्रांच्ड पॉलीमर में इन्हें ब्रांचेज, शाखाएं इस निकली होती है, इसकी वजह से ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। डिफरेंस क्या है? टाइट पैकिंग ना होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और स्ट्रेंथ तो कम हो जाता है, लेकिन मेल्ट विस्कोसिटी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर लीनियर पॉलीमर के कंपैरिजन में फ्लो के हिसाब से बेहतर मानी जाती है, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन क्या आएगा? 4, विस्कोसिटी, इसको बोलते हैं मेल्ट विस्कोसिटी, ठीक है। इसमें तीनों हाई होते हैं, ठीक है ना। क्या? विस्को, मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा क्या होता है? क्रिस्टलिटी, ठीक है, और चौथा टेंसाइल। द फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड इन विच नाइट्रोजन इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर। अच्छा, अब देखो फिर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है? जो स्मूदरिंग प्रोसेस होता है, ये जो देखो स्मूदरिंग, ये क्या होता है? आग जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। नाइट्रोजन क्या है? ये हमारा इनर्ट गैस है, ठीक है ना। जब आग पे नाइट्रोजन डाली जाती है तो ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस को हम स्मूदरिंग कहते हैं, मतलब दम घुटना देखा जाए तो इस तरह से बोल सकते हैं, इसलिए इसको स्मूदरिंग बोलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर? देखो क्या है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जो है, इसका मेन सोर्स क्या है? ये एक नेचुरल पॉलीमर, ठीक है ना। इसका मेन सोर्स ही है नेचुरल पॉलीमर। अब देखो, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर पूरी तरह से केमिकल से नहीं बनते हैं,
ये नेचर में मिलने वाले पॉलीमर जैसे सेल्यूलोज को लेकर या उनमें थोड़ा सा केमिकल चेंज करके बनाए जाते हैं। जैसे रेयन, इसका क्या एग्जाम्पल, मान लो कि रेयन ऐसे बनाए जाते हैं, इसलिए इनका सोर्स नेचुरल पॉलीमर होता है। ठीक है, इफ a fired heater is operated in a condition of insufficient air, which of the following statement are true? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, जब फायर हीटर को एक इनसफिशियंट एयर के अंतर में हम चलाते हैं। ठीक है ना, स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो गैस जल रही है, जल नहीं पाती, वो स्टैक में जमा हो जाती है। ठीक है ना, अगर अचानक ऑक्सीजन मिले तो वहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन सही बात है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि अधूरा जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड और धुआं निकलता है जो एक पोल्यूशन बढ़ाता है। अगर कोई भी, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कम्बेशन, इनकम्प्लीट कम्बेशन में ही जो है हमारा CO बनता, नहीं तो वो CO2 हो जाता है। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है? ऐसी कंडीशन में हीटर का टेम्परेचर कंट्रोल ठीक से काम नहीं करता और प्रोसेस बहुत अनसेफ हो जाती है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हमारा जो है प्रोसेस ही पूरा अनसेफ हो जाती है। ये तीनों स्टेटमेंट है सही है। सेवनटीन क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, इसमें क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इन वाटर टेंडर? वाटर टेंडर का जो वाटर टैंक होता है उसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए? अगर देखें तो हम इंडियन फायर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक स्टैंडर्ड वाटर टैंकर, आग बुझाने वाली गाड़ी का टैंक की कैपेसिटी 2700 से 3600 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन अपना सही है। ये डायरेक्ट आंसर्स हैं, इसमें कोई सॉल्यूशन है नहीं। ठीक है ना। 18th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस अबाउट द प्रोसेस, रिगार्डिंग द स्टेटमेंट अबाउट प्रोसेस कर्व। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? इन एन इंडस्ट्रियल सिस्टम इट इज़ यूज टू कंट्रोल वेरिएबल टू एडजस्ट द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, स्टेटमेंट। दूसरा ऑप्शन, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द प्रोसेस कर्व कैन बी यूज टू कैलकुलेट कंट्रोलर गेन, इंटीग्रेशन टाइम एंड डेरिवेटिव टाइम। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट था, उसमें क्या कह रहा है? जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जैसे डिस्टिलेशन या बेनिफिशिएशन प्लांट या कुछ भी, इसमें प्रोसेस कर्व या रिएक्शन कर्व हमें बताता है कि सिस्टम किसी चेंज पर कैसे रिएक्ट करता है। इस कर्व को समझकर हम वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं ताकि प्रोसेस अपने टारगेट पे पहुंच सके। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट प्रोसेस कंट्रोल की फेमस है, जैसे जिगलर निकोलस ओपन लूप ट्यूनिंग मेथड है, मेथड की तरफ से इशारा कर रहा है। एक प्रोसेस कर्व का ग्राफ देखकर और उसका स्लोप निकालकर हम एक PID कंट्रोलर के तीनों जरूरी पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तीनों कौन से पैरामीटर्स होते हैं PID कंट्रोलर के? कंट्रोलर गेन फर्स्ट, कंट्रोलर गेन, इंटीग्रल टाइम, डेरिवेटिव टाइम। ठीक है ना, इसको टाउ आई टाउ डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि PID ट्यूनिंग और प्रोसेस कंट्रोल के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये भी सही है, तो ऑप्शन 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द टाइप ऑफ एक्सप्लोजन दैट प्रोपेगेट्स सुपरसोनिकली थ्रू ए शॉक वेव स्टॉर्म एट। अब देखो कंसेप्ट क्या होता है एक्सप्लोजन का? एक्सप्लोजन, धमाके, मतलब दो तरह से आगे आग बढ़ते हैं। सबसोनिक, साउंड के स्पीड से धीरे, सुपरसोनिक और साउंड के स्पीड से भी तेज। डेटोनेशन, अब देखो डेटोनेशन क्या है? डेटोनेशन का मतलब होता है जब कोई धमाका सुपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ता है और शॉक वेव्स क्रिएट करता है, तो उसे टेक्निकल टर्म में डेटोनेशन बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये, अब डिफ्लेग्रेशन, ये भी एक टेक्निक है लेकिन ये अलग है। जब आग या धमाका सब सोनिक स्पीड से लगेगी और उसे फैलता है तो उसे डिफ्लेग्रेशन करते हैं। ये सुपरसोनिक, ये सब सोनिक। ठीक है ना।
20 नंबर ऑप्शन क्या है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड मैच द फॉलोइंग इंडिकेटर लाइट्स और पोर्टेबल गैस इंडिकेटर विद देयर मीनिंग। ठीक है ना। ऑप्शन क्या है, कलर है रेड, येलो, ग्रीन। ऑप्शन उसमें है पावर सप्लाई इंडिकेटर की वजह। तो ग्रीन, ग्रीन जो है पावर सप्लाई का है, ठीक है ना। ग्रीन लाइट बताती है कि डिटेक्टर ऑन है और इसमें पावर का आ रही है, और ये तीन ऑप्शन तीसरे ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये देखो। तो ये हो गया तीसरा। उसी तरह येलो जो है फॉल्ट इंडिकेटर है। येलो लाइट का मतलब होता है कि डिवाइस में कोई खराबी है। सो दो, ये दो इससे मैच कर रहा है। उसके बाद जो हमारा रेड है गैस डिटेक्टर। रेड लाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, ये खतरे का संकेत है। अगर गैस का लेवल सेट पॉइंट से ऊपर तक जाता है तो ये खतरनाक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इससे एक, तो ऑप्शन ऑप्शन ये 1 का बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the effect of temperature changes on capacity and performance of centrifugal। ये पंप पे क्वेश्चन है, किस पे, सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब देखो इसमें 4 स्टेटमेंट हैं। अब देखते हैं इसमें चारों स्टेटमेंट में क्या क्या बोला है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड की विस्कोसिटी आमतौर पर कम होती है, पतला लिक्विड आसानी से फ्लो करता है, जिससे पंप की कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है ना। ये फर्स्ट बोल रहा है, मतलब सही है बिल्कुल। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड की विस्कोसिटी और डेंसिटी दोनों कम होती है, ये तो गलत है। उसी तरह हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या कहती है, थर्ड ऑप्शन कहती है जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है पंप किए गए तरल पदार्थ का घनत्व सामान्यतः बढ़ जाता है और क्षमता घट जाती है, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है कि हाई टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, इस वजह से पंप के अंदर बबल्स बनने लगते हैं और जिससे कैविटेशन कहते हैं। इस प्रॉब्लम की वजह से पंप की एफिशिएंसी घट जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो दो हमारा ऑप्शन सही है, 1 और 4, 1 और 4। According to Huckel's rule, how many pi electron must a cyclic planar molecule have to be considered aromatic? हकल्स रूल क्या कहता है, केमिस्ट्री में किसी भी साइकिल रिंग वाले और प्लानर मॉलिक्यूल्स का एरोमेटिक तभी माना जाता है जब उसमें 4 पाई प्लस 2 सॉरी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। n जो है कोई भी होल नंबर है, n क्या है, होल नंबर है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर तक देखें तो बेंजीन का एक फेमस एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं, यानी टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और फार्मूला में n=1 रखे तो 4 इंटू 1+2 तो 6 आते हैं, जो इस रूल को परफेक्टली फॉलो करता है। एग्जाम्पल बेंजीन, ठीक है ना। According to Indian standard, as per the fire safety plan for the high-rise building, during the first 2 years at least dash fire drill shall be conducted। अब देखो इसमें क्या है कि हर 3 महीने में इंडियन फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बिल्डिंग के हिसाब से किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में शुरुआती 2 सालों में 3 महीने में कम से कम एक बार फायर ड्रिल आयोजित करना जरूरी है, 3 महीने। cis but 2 in and trans but 2 in are the which type of isomers of alkane? अब देखो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। अब जियोमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं
केमिस्ट्री में सिस और ट्रांसफॉर्म्स हमेशा जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ठीक। ये एल्केन्स में पाए जाते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण इनका रोटेशन लॉक हो जाता है। सिस फॉर्म जब दोनों सेम होते हैं, सिस जब दोनों एटम सेम होते हैं या ग्रुप डबल बॉन्ड होते हैं तो एक तरफ ही सेम साइड होते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म जब दो सेम एटम्स या ग्रुप्स डबल बॉन्ड के अपोजिट क्रॉस डायगोनल दिशा में होते हैं तब, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब ही होता है सिस और बट ट्रांस, अगर ये टर्म है तो ये यही। which of the following cooling tower configuration are the fan located at the bottom of the tower to push air into it? अब देखो इसमें क्या है कि जो फोर्स्ड ड्राफ्ट होता है, फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है, इसमें क्या होता है कि इसका फोर्स ड्राफ्ट का मतलब होता है कि हवा को धक्का देके मतलब पुश देके अंदर भेजना। इस डिज़ाइन में हम टावर के बेस पर बड़े फैंस लगे होते हैं जो बाहर की हवा को फोर्स के साथ टावर के अंदर पुश करती है। ये मान लो कूलिंग टावर, ये फैन लगा है तो बाहर की हवा को अंदर की तरफ पुश करती है, ठीक। ऐसे निकालती है, ऊपर की तरफ निकालती है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ पुश करती है। और इंड्यूस ड्राफ्ट में क्या होता है कि इसमें फैंस जो है टावर के टॉप पे लगे होते हैं जो हवा को अंदर से बाहर खींचते हैं, ठीक है ना, अंदर से बाहर खींचते हैं। 26 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इम्पेलर इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में इम्पेलर्स का क्या काम है, ठीक है ना। प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो प्राइमरी फंक्शन यही है कि इसका काम है कि टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एयर का वेलोसिटी बढ़ाना है, ठीक। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में इम्पेलर की तेजी से घूमने वाला पहिया जो व्हील होता है, जब हवा और या गैस इसमें अंदर जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इम्पेलर गैस को बाहर की तरफ बहुत तेज से फेंकता है, जिससे गैस की स्पीड और वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। बाद में इस हाई स्पीड गैस को डिफ्यूजर वाले हिस्से से भेजा जाता है जहां से इसकी स्पीड को प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एयर या प्रेशर, ठीक। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव कंपाउंड ए ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलीन पोटासियम परमैंगनेट एट रूम टेम्परेचर फॉर्म कंपाउंड बी, आइडेंटिफाई बी। अब देखो स्टेप पहला हम लोग देखते हैं कि जब कैल्शियम कार्बाइड CaC2 को पानी में H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक फेमस गैस निकलती है जिसका नाम है एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड और पानी को रिएक्ट करवाएंगे तो एसिटिलीन बनेंगे, C2H2, क्या बनेंगे, C2H2, ठीक। कहते हैं यानी ये जो हमारा गैस है वो एसिटिलीन गैस है। कौन सा गैस है, एसिटिलीन गैस, ठीक। अब देखो जब एसिटिलीन को रूम टेम्परेचर पर अल्कलीन पोटासियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, पोटासियम परमैंगनेट का KMnO4 इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, यानी ये एक बेयर्स रिएजेंट है, ठीक है। इसके साथ ऑक्सीडाइज किया जाता है तो डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स ऐड होते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस का फाइनल जो है क्या बनता है, देखो इसका फाइनल हमारा बनता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या बनता है, ऑक्जेलिक एसिड, इसको रिएक्ट करवाने को, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड का, HOOCCOOH, ये बनता है हमारा। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला हो गया CaC2, इसको किसके साथ, पानी के साथ बनाएंगे तो ये हमारा एसिटिलीन बनाएगा। एसिटिलीन को इसके साथ किसमें, एट रूम टेम्परेचर, तो हमारा ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। When
an insoluble gas is brought into a contact with a sufficient quantity of liquid A, what happens until the equilibrium state is reached with respect to saturated gas? ठीक है ना। जब किसी, इसमें क्या है, जब किसी ड्राई और इनसॉल्युबल गैस को किसी लिक्विड के ऊपर रखा जाता है तो गैस लिक्विड में घुलती नहीं है, बल्कि लिक्विड गैस में इवापोरेट या मतलब भाप बनना शुरू हो जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, लिक्विड जब तक इवापोरेट होता रहता है तब तक गैस उस लिक्विड के वेपर से पूरी तरह बाहर ना जाए। इस पॉइंट्स पर लिक्विड का इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर अचीव करता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन 4 है ये सही है। 29 में ड्यूरिंग द इवैक्यूएशन ड्रिल विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज्ड फॉर इवैक्यूएशन। अब देखो क्या कह रहा है कि जैसे एलिवेटर या लिफ्ट, ये तो आग लगने से इमरजेंसी के टाइम पर नॉर्मल एलिवेटर का यूज कभी नहीं करना चाहिए। रीजन, इमरजेंसी में पावर सप्लाई क्या हो जाता है, पावर कट हो जाती है, ठीक है ना। तो लिफ्ट में फंस सकते हैं। इसके अलावा लिफ्ट का रास्ता शाफ्ट के एक चिमनी की तरह काम करता है और इसमें अब धुआं स्मोक तेजी से जा, बाहर जा सकता है जो जलने में जानलेवा होता है। हमेशा सीढ़ियाँ स्टेयर्स का यूज करें, ठीक है ना। In PID controller, which of the following function makes the difference between the process variable and the set point 0? प्रोसेस कंट्रोल में सेट पॉइंट और प्रोसेस वेरिएबल एक्चुअल वैल्यू मतलब के बीच डिफरेंस का एरर या ऑफसेट कहते हैं, इसको ऑफसेट भी कहते हैं। इंटीग्रल फंक्शन जो होता है पीआईडी कंट्रोलर में, इंटीग्रल एक्शन का सबसे बड़ा काम होता है। ये टाइम के साथ पास्ट एरर को कैलकुलेट करता है और सिस्टम को तब तक पुश करता है जब तक स्टडी एरर बिल्कुल जीरो ना हो जाए। प्रोपोर्शनल कंट्रोल अकेले एरर को जीरो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो कौन सा हम लगाएंगे, इंटीग्रल उसके साथ। 31st क्वेश्चन क्या है हमारा, ये मैच द फ्लोइंग है। इसमें जो फायर क्लास है उसको मैच करना है, कैसे क्या कौन से करते मैच कर रहे हैं। तो केरोसिन, नेचुरल गैस, पेपर। अब ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास बी सी में कैसे जाता है देखो। क्लास ए में ये आमतौर सॉलिड्स के आग लगने में होते हैं, जैसे कागज़ वगैरह जो सॉलिड्स मटेरियल है उसमें। तो ये क्लास ए हो गया, पेपर जो है इसमें, ठीक है ना। क्लास बी में क्या आता है, क्लास बी में ये ज्वलनशील द्रव्य मतलब फ्लेमेबल लिक्विड के कारण से होता है। तो ये अपना केरोसिन जो है क्लास बी में आ गया। और क्लास सी में नेचुरल गैस, जो गैस वगैरह है क्लास सी में आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये हो गया 1 का। यूट्यूब पर देख के इसको सॉल्व कर सकते हो। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द फायर फाइटिंग पंप हाउस शुड बी लोकेटेड आउटसाइड द बिल्डिंग एंड इट्स मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सराउंडिंग बिल्डिंग शुड बी 6 मीटर। रूल क्या कहता है, इंडस्ट्रियल प्लांट या रिफाइनरी में जब बिल्डिंग में जो फायर वाटर पंप हाउस होता है उसे हमेशा मेन बिल्डिंग से थोड़ा दूर बनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि अगर मेन बिल्डिंग में आग लग जाए तो पंप हाउस सेफ रहे और आग बुझाने के लिए पानी की सप्लाई बिना रुके चलती रहे। मिनिमम डिस्टेंस इंडियन स्टैंडर्ड्स OISD या TAC गाइडलाइंस के मुताबिक फायर पंप हाउस की आसपास की बिल्डिंग से कम 6 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, ठीक है, 6 मीटर। 34th क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वॉल्विंग क्रॉस फंक्शनल टीम्स इन हजार्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है। अब देखो रिफाइनरी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, सेफ्टी के लोग को मिला कर टीम बनाना क्योंकि ज़रूरी है। डाइवर्स एक्सपर्टीज हर डिपार्टमेंट के
हर डिपार्टमेंट के पास अलग अलग ज्ञान होता है, जिससे सारे छोटे बड़े खतरे आसानी से ढूंढते जा सकते हैं। बेटर पर्सपेक्टिव होता है, अलग अलग दृष्टिकोण व्यूज मिलने पर प्रोसेस और ऑपरेशनल रिस्क का भी सभी अंदाजा लगता है, ठीक है ना। 35th क्वेश्चन, विच फॉर विच क्लास ऑफ फायर इज वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड। अब देखो क्लास ए ये आम सॉलिड चीजों जैसे लकड़ी कागज या कपड़े क्लास है, ठीक है, लगती है। कूलिंग इफेक्ट पानी टेम्परेचर को कम करके आग बुझाता है और सिर्फ क्लास ए पर ही सेफ है और असरदार है, बाकी पर मना क्यों है, इसलिए कि क्लास बी ऑयल और पानी डालने से तेल फैलेगा और इलेक्ट्रिकली आग शॉक लगने की जो भी है ज़्यादा कारण आती है, इसलिए क्लास ए में सिर्फ यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन हीट एक्सचेंजर। अब देखो इसका मेन डायरेक्ट फैक्टर क्या है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है के, ये मटेरियल के हीट पास करने की डायरेक्ट कैपेसिटी है। फ्लूइड वेलोसिटी क्या है, फ्लूइड वेलोसिटी क्या कहता है कि फ्लो स्पीड बढ़ने से हीट ट्रांसफर रेट डायरेक्टली बढ़ता है, ठीक है ना। उसके बाद फॉलिंग ट्यूब्स के अंदर कचरा जमना जो हीट को डायरेक्टली कम करता है। और चौथा मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये एक इनडायरेक्ट फैक्टर है क्योंकि मटेरियल बढ़ने से पहले उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है जो फिर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को अफेक्ट करती है। तो ये ऑप्शन से। अब देखो मैच द फॉलोइंग ऑप्शंस, इसमें डिस्टिलेशन कॉलम है और उसके बारे में दिया गया है कि कौन से डिस्टिलेशन कॉलम कहाँ यूज करते हैं, जिसको बताना है। अब जो देखो इसमें क्या है, पहले तो हम लोग डिफरेंशियल डिस्टिलेशन देखेंगे। डिफरेंशियल डिस्टिलेशन जो होता है लिक्विड मिक्सचर्स के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे काम करता है, ठीक है ना। लिक्विड मिक्सचर्स के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे काम करता है, तो कौन सा है, ये रहा, ये 1। दूसरा फ्लैश वेपोराइजेशन और इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन, इसमें क्या होता है कि जो सिंगल स्टेज का ऑपरेशन होता है जो वोलेटिलिटीज के डिफरेंस पे काम करता है, वोलेटिलिटीज के डिफरेंस पे काम करता है। एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले मिक्सचर जो सिंगल सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है उसको अलग करता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा रह गया अपना तीसरा, ये, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन मॉलिकुलर डिस्टिलेशन। मॉलिकुलर डिस्टिलेशन मतलब बहुत लो प्रेशर पर होता है, हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए इसको यूज करते हैं। तो कौन सा है, हीट सेंसिटिव मटेरियल, ये 4। और फिफ्थ क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन क्या है, इनसॉल्युबल और हाई बॉइलिंग लिक्विड के लिए जैसे वेपोराइजेशन उनके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाए, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, तो ऑप्शन फर्स्ट। 38th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड प्रिवेंशन इन ऑयल रिफाइनिंग। अब देखो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, रिफाइनरी से निकलने वाला कचरा वायु और मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। प्राइमरी गोल क्या है कि वेस्ट को कम से कम पैदा करना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ताकि कम रहे को मिनिमम किया जा सके, ठीक है ना। ये रहा न्यूनतम। अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ एल्कोहलिक पोटाश टू गिव एल्केन्स, दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। अब देखो रिएक्शन, जब अल्काइल हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, RX, इसको जब एल्कोहलिक किससे रिएक्ट करा रहे हैं, KOH से, इसके साथ हीट करते हैं, इसको हीट देते हैं तो एक हेलोजन एटम X और हाइड्रोजन एटम H निकल जाता है HX के रूप में, ठीक है। क्या निकलता है, HX के रूप में, ठीक है। इससे निकलने वाला एल्किन बनता है। इसके बाद क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकल रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है।
14th नंबर क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई 3 डायमेंशनल फॉर्म्स ऑफ फॉरियर्स लॉ। हीट फॉरियर्स लॉ क्या कहता है कि जो हीट कंडक्शन का रेट टेम्परेचर है, हीट कंडक्शन का रेट टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वन डायमेंशनल में 1D में क्या होता है, Q इजकल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, और 3 डायमेंशनल में 3D में हमारा क्या होता है, Q इजकल माइनस के टी, ये होता है। ठीक है, which of the following is the most which of the following model is perfect thermal radiator। थर्मल रेडिएटर कौन सा परफेक्ट है, एक ऐसा आइडियल बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पूरी तरह ऑब्जर्व कर लेता है और वेवलेंथ पर मैक्सिमम हीट रेडिएट करता है। अब जो ब्लैक बॉडी है, इस थर्मल रेडिएशन को आइडियल मॉडल को फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स में ब्लैक बॉडी को ही कहा जाता है। ठीक है ना, ये सारे हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। 42 नंबर, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी में रिस्क मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिफाइनरी सेफ्टी। पेट्रोलियम रिफाइनरी में फ्लेमेबल और हजार्डियस केमिकल्स होते हैं, इसलिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी एक्सीडेंट्स को रखा जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट का मुख्य मकसद प्रोसेस सेफ्टी को बरकरार और रखना है और वहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सुरक्षा करना होता है। ठीक है ना। 43 नंबर क्वेश्चन, अगर इफ 100,000 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी आर अब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम एंड 750 कैलोरीज ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, व्हाट विल बी द एनर्जी चेंज इन द सिस्टम। अब देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ डेल यू इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये होता है ना। तो साइन क्या है, क्यू जो हमारा है, साइन कन्वेंशन मेन होता है, हीट जो है ऑब्जॉर्ब हो रही है तो क्या हो जाएगा प्लस 1000 कैलोरी। वर्क डन पर वर्क सिस्टम पर किया जा रहा है, मतलब डब्ल्यू इजकल टू प्लस 750। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेली और आवर प्लस 750 1750 कैलोरी प्लस में रहेगा ये। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस अब देखो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें फ्लूइड लेयर एक दूसरे के पैरेलल बिना किसी रुकावट या मिक्सिंग के स्मूथ चलती है, समझे, स्मूथ। ठीक है, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किसी भी सरफेस के पास बनती लेयर, बाउंड्री लेयर बहुत थिन पतली हो जाती है, जैसे जैसे लो फ्लो आगे बढ़ता है और टर्बुलेंट में कन्वर्ट होता है होकर ये थिक मोटी होने लगती है। तो ये थिक होने लगती है, मोटी होने लगती है। ठीक, तो ये थी नहीं। अब 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट ऑफ द फायर टेट्राहेड्रॉन इज रिमूव्ड बाय फायर बैरियर। अब देखो फायर टेट्राहेड्रॉन क्या है, आग लगने के लिए 4 चीज़ें जरूरी होती है, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन और क्या है, चेन रिएक्शन। ठीक है, फायर बैरियर का काम क्या है, जब हम कोई फायर बैरियर जैसे फायर वॉल या फायर डोर लगने यूज करते हैं जब आग लगता है, तो ये आग को आगे बढ़ने के लिए नहीं फ्यूल से अलग कर देता है, आइसोलेट कर देता है, इसलिए हम इसको फिजिकल दीवार बोलते हैं। ठीक है ना। What type of isomerism is shown by 1 butane and 2 butene। अब देखो स्ट्रक्चर क्या होता है 1 ब्यूटेन का, 1 ब्यूटेन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2CH3। ये क्या है, डबल बॉन्ड जो फर्स्ट कार्बन पर है और दूसरा 2 ब्यूटेन, इसका क्या होता है CH3। इसमें क्या है, आइसोमराइजेशन मतलब दोनों का कार्बन चेन स्ट्रक्चर सेम है लेकिन डबल बॉन्ड की जगह पोजीशन चेंज है, इसमें फर्स्ट पे, इस पे सेकंड पे। ठीक है ना, इसलिए इसको आइसोमराइजेशन कहते हैं, पोजीशन कहते हैं। Which of the following statement is correct regarding relative humidity के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है,
कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है RH का फॉर्मूला होता है PA/PVA इंटू 100%। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, यही फॉर्मूला होता है। स्टेटमेंट दूसरा क्या कहता है, क्योंकि ये बताता है कि हवा कितनी सेचुरेट हो चुकी है। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट मेजर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये गलत है। तो 2 सही है, 1 और 2। फॉर विच कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट इज एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्ड? तो EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स इंडिया में प्रोजेक्ट के अलग अलग कैटेगरीज में बनता है, प्रोजेक्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में बनता है। ठीक है ना, कैटेगरी A जो होता है, इसमें क्या होता है कि कैटेगरी ए में आने वाले बड़े और ज़्यादा पॉल्यूशन करने वाले प्रोजेक्ट जैसे बड़ी रिफाइनरी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट MOE FCC से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना कंपलसरी होता है। कैटेगरी B प्रोजेक्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट क्लियरेंस देती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अपना ये श्रेणी A के अंदर आएगी। ठीक है ना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक ये फर्स्ट जो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर दिया है, मैं उस साइड लिख देता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। दूसरा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तीसरा एक्सियल कंप्रेसर। ठीक है, 3 कंप्रेसर दिए गए हैं, इसमें क्या क्या काम है इसके अलग अलग वो बता रखे हैं। तो देखते हैं, मैं इसको आपको इंग्लिश में बता देता हूँ क्या है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का क्या काम होता है, ये जो एयर और गैस की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए काम आती है। इसमें रोटेटिंग एम्पेलर का यूज होता है और जो बाद में प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है। प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिफ्यूजर से। ठीक है ना, डिफ्यूजर लगा। ठीक है, दूसरा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, ये ऊपर नीचे, ये आगे पीछे, मतलब ये अगर देखा जाए तो पिस्टन सिलेंडर की तरफ मोशन फॉरवर्ड करता है, हवा को कंप्रेस करके आगे भेजता है। इसमें हाई प्रेशर होता है, इसका फ्लो कम होता है। ठीक है ना। तीसरा एक्सियल कंप्रेसर, ये शाफ्ट के पैरेलल एक्सिस के डायरेक्शन में एयर को कंप्रेस करने के लिए फिक्स और रोटेटिंग ब्लेड्स की एक सीरीज का यूज करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन देखो तो 4th नंबर 1 का B, 2 का C और 3 का A। 50 नंबर क्वेश्चन, which of the following substance on fire produces a क्लास C फायर? LPG क्लास C में हमारा गैसेस आता है, क्लास A में सॉलिड, क्लास B में लिक्विड, क्लास C में गैस। ठीक है, अब देखिए अगले 51 क्वेश्चन क्या है, हेजॉब पे है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग हेजॉब? हैजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी क्यों हम लोग करते हैं, तो इसका कारण है, हेजॉब स्टडी एक सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड टेक्निक है जिसका यूज चलते हुए प्लांट या डिजाइन स्टेज पर किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मुख्य मकसद प्रोसेस के अंदर छुपे पोटेंशियल हजार्ड और ऑपरेटिबिलिटी प्रॉब्लम्स को पहले ही से ही पहचानना होता है ताकि उसे आगे रोका जाए। ठीक है ना, ये संभावित खतरों को। 52, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न रिलेटेड टू हजार्डियस वेस्ट डिस्पोजल? हजार्डियस वेस्ट डिस्पोजल का प्राइमरी कंसर्न क्या है, तो हजार्डियस वेस्ट होता क्या, इस कचरे में टॉक्सिक, फ्लेमेबल या रिएक्टिव केमिकल्स होते हैं। प्राइमरी कंसर्न, अगर इसका डिस्पोजल ढंग से नहीं किया जाए तो ये हमेशा के लिए मिट्टी और पानी को मिलकर बड़े
बड़े स्तर पर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पैदा करता है, जिससे हमारे बहुत बड़ी चिंता होती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट, ठीक है ना। According to standards, a water-type portable fire extinguisher of 9-liter capacity with a gas cartridge type should be tested for discharge once every year. तो मेंटेनेंस स्टैंडर्ड अगर देखा जाए इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक गैस कार्टेज वाले वाटर टाइप पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर को रेगुलर इंटरवल पर चेक और डिस्चार्ज टेस्ट करना होता है। टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी इस तरह के एक्सटिंग्विशर का डिस्चार्ज टेस्ट हर 2 साल में कम से कम एक बार करना जरूरी होता है, ताकि हाइड्रोलिक प्रेशर और मैकेनिकल ऑपरेशन सही रहे, हर 2 से 3 साल में, ठीक है ना। वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज कूलेंट व्हेन which of the following material is on fire? पेट्रोल, सही। The presence of the following represents incomplete combustion. अगर कोई भी कंबसन इनकम्प्लीट है तो सीधे वो CO बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको समझाते, मान लो इनकम्प्लीट कंबसन है, जब फ्यूल को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिलती तो कार्बन पूरी तरह ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर बनाता है, ठीक है ना, पूरी तरह मिलती है। अगर इनकम्प्लीट कंबसन है, वो तो कंप्लीट था इसलिए CO2 बनाया। अगर इनकम्प्लीट कंबसन है तो जब ऑक्सीजन की कमी, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है तो फ्यूल पूरी तरह नहीं जल पाती, इसलिए वह इसकी वजह से वो जहरीली गैस बनाती है जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिसको काला धुआं बोलते हैं, ठीक है ना। Which of the following which fluid maintains its volume despite changes in pressure? अब देखो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो है, ये ऐसा फ्लूइड्स होते हैं जिनके ऊपर कितना भी प्रेशर लगाओ, इनका वॉल्यूम और डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। आमतौर पर सारे लिक्विड्स को इनकम्प्रेसिबल माना जाता है। कंप्रेसिबल लिक्विड्स गैसेस कंप्रेस हो जाती है और प्रेशर बढ़ने पर उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है ना। न्यूटोनियन फ्लूइड, ये वो फ्लूइड होते हैं जिनका विस्कोसिटी शियर रेट के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। और विस्कस फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन। Which of the following statement is correct regarding the preparation of alkenes? अल्केन्स को बनाने की प्रिपरेशन में कौन सा, इसमें 4 स्टेटमेंट है जो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 3 पेंटेनॉल गिव्स 2 पेंटेन एज मेजर प्रोडक्ट्स। फर्स्ट ऑप्शन सही है, यही होता है जब डिहाइड्रेशन करते हैं 3 पेंटेनॉल को तो वो 2 पेंटेन गिव्स देता है एसिड कैटेलाइज में। दूसरा ऑप्शन, एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ 2 ब्यूटेनॉल गिव्स 1 ब्यूटेनॉल, ये हमारा ये गलत ऑप्शन है, ऐसा नहीं होता है। जब हम डिहाइड्रेशन 2 ब्यूटेनॉल को करते हैं तो 1 ब्यूटेन नहीं मिलता। The ease of dehydration of alcohols follows the order secondary, tertiary, primary, नहीं, ये भी नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। Controlled reduction of alkenes in the presence of Linder catalyst produces cis alkenes। हाँ, जब लिंडर कैटलिस्ट पार्शियली डीएक्टिवेटेड होता है लीड एसीटेट से, तो इसका काम ही यही है कि ये एल्केन को कंट्रोल रिडक्शन करके हमेशा सिस एल्केन बनाता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही है। The process of melting ice occurs by absorption of heat from surrounding, and yet it is a spontaneous process because, अब देखो इंथैल्पी डेल एच क्या होता है, देखो जब आइस मेल्ट होने के लिए सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करती है, इसलिए ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या हो जाता है, हमारा डेल एच जो है पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। इंट्रोपी, जब सॉलिड आइस लिक्विड पानी में बदलती है तो मॉलिक्यूल रेंडमनेस होता है, ठीक है ना। तो जो मॉलिक्यूल्स है वो डिसऑर्डर हो जाता है, यानी इंट्रोपी बढ़ती है।
तो डेल एस क्या हो जाता है हमारा पॉजिटिव। स्पॉन्टेनिटी कंडीशन क्या बोलता है कि गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल जी इजकल टू टी, ये हो गया डेल एच माइनस टी डेल एस। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस को खुद से होने के लिए डेल जी का वैल्यू निगेटिव होना जरूरी है, मतलब डेल जी का वैल्यू निगेटिव होना बहुत जरूरी है। रूम टेम्परेचर पर टी डेल एस का वैल्यू डेल एस से बड़ा होता है, ठीक है ना, मतलब क्या कि टी डेल एस का वैल्यू डी डेल एस से बड़ा होता है, जिससे डेल जी नेगेटिव आता है और बर्फ अपने आप पिघलने लगती है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, मतलब प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का फर्स्ट मतलब गोल क्या है। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट ये केमिकल रिफाइनरी और हजार्डियस प्लांट के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है। इसका मेन कारण, इसका मेन गोल क्या है कि इसका मुख्य मकसद टॉक्सिक रिएक्टिव या फ्लेमेबल हजार्डियस केमिकल्स की कैटास्ट्रोफिक रिलीज को रोकना होता है। फ़र्क क्या है, पर्सनल सेफ्टी का मतलब होता है स्लिप्स स्ट्रिप्स और फॉल्स रोकना, जबकि प्रोसेस सेफ्टी का मतलब होता है बड़े पैमाने पर प्लांट एक्सीडेंट्स फायर एक्सप्लोजन को रोकना होता है, जोखिमों को, ठीक है ना। ठीक। हाउ मैनी सिग्मा पाई बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंट इन बेंजीन, बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड। अब देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन इसका फॉर्मूला होता है C6H6, और ये एक क्या है, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें होता है क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड छः कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, 6 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, 6 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होते हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड 6 और 6 कार्बन हाइड्रोजन भी होते हैं सिंगल बॉन्ड, तो 6 + 6 12 हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह पाई बॉन्ड में रिंग के अंदर अल्टरनेट पोजीशन पर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, जिसमें हर डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना। टोटल पाई बॉन्ड कितना होता है उसमें, पाई बॉन्ड टोटल कितना होता है 3, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, पाई बॉन्ड 3 और सिग्मा बॉन्ड 12। Which of the following are not natural polymer, इसमें से कौन सा जो है नेचुरल पॉलीमर नहीं है। अब नेचुरल पॉलीमर जो नेचर से सीधे मिलते हैं, जैसे सेलुलोज, सिल्क, रबर, प्रोटीन, डीएनए, वो होते हैं, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, जिन्हें मैन मेड केमिकल प्रोसेस से, लैब से या इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। नायलॉन, एपॉक्सी और पॉलीइथीन पूरी तरह से मैन मेड हैं, इसलिए ये नेचुरल पॉलीमर नहीं है। तो हमारा क्या है, नायलॉन, ये नहीं है, ठीक है। which type of polymer is known for its high thermal stability, hardness, rigidity, brittleness and resistance। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे, अब देखो जो क्रॉस लिंक पॉलीमर है, क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या होता है कि इसमें जो पॉलीमर है लीनियर चेन्स के बीच स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं का एक 3D लिंक होता है, ठीक है ना। इसका प्रॉपर्टी क्या है, इस 3D लिंक नेटवर्क के चलते पॉलीमर बहुत ज़्यादा रिजिड, हार्ड और थर्मली स्टेबल हो जाते हैं। इसका एग्जांपल आप देखो तो बेकेलाइट या मेलामाइन जैसे हैं, इन्हें हीट करने पर ये पिघलते नहीं हैं और ये डिकम्पोज भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है वो बहुत हार्ड होते हैं। सोडियम रिएक्टिंग विथ वाटर इन एन ओपन बेकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सिस्टम। अब देखो एक ऐसा सिस्टम, ओपन सिस्टम होता है एक ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज करता हो। अब देखो इसमें क्या है कि सोडियम पानी के साथ खुले बीकर में रिएक्ट करता है तो तेज़ी से हीट निकलती है जो बाहर चली जाती है, हाइड्रोजन गैस बनकर उड़ जाती है, क्योंकि गैस और एनर्जी दोनों बाहर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा ओपन।
which byproduct is formed during the synthesis of aspirin from salicylic acid and acetic anhydride। अब देखो रिएक्शन क्या है कि एस्पिरिन बनाने के लिए सैलिसिलिक एसिड का एस्टिलाइजेशन किया जाता है एसिटिलिक एनहाइड्रेट के साथ, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट डालते हैं, ठीक है ना। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C7H6O3, ठीक है ना। और अगर बाय प्रोडक्ट को देखेंगे तो इस रिएक्शन में एस्पिरिन में प्रोडक्ट बनता है और साथ में एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है ना। एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, कौन सा, एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन है पूरा, उसको आपको याद देखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स रिप्रेजेंट द फ्लेमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कौन सा पैरामीटर बताता है फ्लेमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। LFL लोअर फ्लेमेबल लिमिट, UFL अपर फ्लेमेबल लिमिट, फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। देखते हैं कौन कौन बताता है। अब देखो जो फ्लेमेबिलिटी पैरामीटर्स होता है क्या होता है, किसी भी केमिकल्स या सब्सटेंस की जवाब ज्वलनशीलता को समझने के लिए ये सारे पैरामीटर्स जरूरी है। अब देखो LFL या UFL क्या होता है, हवा में गैस की रेंज जिसमें आग लग सकती है, इसको बोलते हैं, ठीक है। इससे रेंज डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पर लिक्विड इतनी वेपर बना देती है कि स्पार्क मिलने पर आग लग जाती है, ठीक है ना। फायर पॉइंट क्या होता है, जहाँ वेपर लगातार कम से कम 5 सेकंड तक जलती है, उसको फायर पॉइंट बोलते हैं। ऑटो इग्निशन, बिना किसी बाहरी स्पार्क सब्सटेंस के अपने आप जिस पे आग लग जाए उसको ऑटो इग्निशन बोलते हैं। तो 1 2 3 4 सारे ऑप्शन सही है। Which of the following substance is not used in an explosion suppression agent। ठीक है, अब देखो एक्सप्लोजन सेपरेशन एजेंट क्या होता है, ये वो केमिकल्स होते हैं जो किसी एक्सप्लोजन की वेव को शुरुआती स्टेज में ही दबा देते हैं, जैसे हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन FM200 या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर मिस्ट। अब क्यूमेन क्या करता है, क्यूमेन एक फ्लेमेबल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसका यूज फिनॉल और एसीटोन बनाने में होता है। ये खुद एक फ्यूल सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसका यूज एक्सप्लोजन सप्रेशन के लिए नहीं किया जाता, ठीक है। 60 डेंसिटी, इसमें हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट निकालना है मरकरी का, कितने 10 बार पर, ठीक है ना। अब देखो 67 क्वेश्चन में हमें डेटा दिया हुआ है, इससे हमें मेल्टिंग पॉइंट निकालना है मरकरी का। तो इसका फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आप उस पर डाल के निकाल। इसका फॉर्मूला है dP/dt = डेल H फ्यूजन डिवाइड बाई T भी, ठीक है। इस फॉर्मूले पे आप डालोगे तो आपका जो यहाँ से आप अपना T1 का वैल्यू निकाल लो और 234 आएगा हमारा T1, ठीक है ना। अब P2 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, उसे हम कैलकुलेट करके सारा निकाल लेंगे, ठीक है। 68 मास ट्रांसफर बाय डिफ्यूजन ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ। अब देखो फिक्स लॉ क्या कहता है कि मास ट्रांसफर हमेशा हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में ही तरफ डिफ्यूज करेगा। डायरेक्शन, इसका मतलब डिफ्यूजन हमेशा डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, घटती हुई कंसंट्रेशन की डायरेक्शन में ही काम करता है, ठीक है ना, ताकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो सके। तो डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन हमारा ऑप्शन होगा। Which of the following statement is correct regarding bomb कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट, 4 कथन दिए गए, इसमें कौन सही है। देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, द चेंज एनर्जी measured by bomb calorimeter is an energy internal energy change, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द बॉम्ब। तीसरा स्टेटमेंट इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर द हीट ऑफ कंबशन इज मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फोर्थ स्टेटमेंट है द हीट ऑफ कंबशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द हीट गेन्ड बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर। अब देखो
1, 2 और 4 स्टेटमेंट में बिल्कुल सही। इसमें क्या कह रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम, बॉम्ब कैलोरीमीटर एक रिजिड स्टील वेसल है होता है जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है। दूसरा में क्या बोला, इंटरनल एनर्जी, कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी पर जो हीट मेजर होती है उसे ही हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसमें निकलने वाली दहन ऊष्मा मतलब हीट ऑफ कंबसन को पानी और कैलोरीमीटर द्वारा सोखी गई ऊष्मा से कैलकुलेट किया जाता है। अब जो सेकेंड स्टेटमेंट है गलत है, इसलिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रेशर बढ़ने के लिए नहीं बल्कि फ्यूल को कंप्लीट कंबसन करने के कंप्लीट कंबसन देने के लिए किया जाता है, इसलिए 3 स्टेटमेंट सही है। लास्ट क्वेश्चन है इस टेक्निकल सेक्शन का, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप हाउ डज वाटर फ्लो विद इन इम्पेलर। अब देखो पंप फ्लो मैकेनिज्म पहले समझते हैं कि जब सेंट्रीफ्यूगल पंप में पानी सबसे पहले इम्पेलर के सेंटर जिसको आई ऑफ द इम्पेलर कहते हैं इंटर करता है। फ्लो डायरेक्शन पानी सेंटर में एक्सियली इंटर करता है और ब्लेड्स के सहारे घूमते हुए रैपिडली बाहर निकलता है। इस रोटेटिंग मोशन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है जिसे फ्लूइड का प्रेशर और वेलोसिटी दोनों बढ़ जाते हैं। अब देखो कि ऑप्शन 3 ऑप्शन देखो, जो वाटर इंटर्स द इम्पेलर एंड एग्जिट्स द वेन्स रैपिडली डिक्रीजिंग द प्रेशर, ये ऑप्शन अपना गलत है। वाटर इंटर द इम्पेलर्स रेडियली एंड एग्जिट द वेन्स टेंजेंशियली क्रिएटिंग कूलिंग इफेक्ट, ये भी गलत है। अब देखो वाटर इंटर्स द इम्पेलर टेंजेंशियली एंड एग्जिट द वेन्स, ये भी गलत है। अब देखो वाटर जो इम्पेलर पर इंटर्स करता है रेडियली और एग्जिट करता है टेंजेंशियली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक। इसी के साथ ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है। हम अगले वीडियो में NFL का क्वेश्चंस PY की डिस्कस करेंगे। दोनों मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एक अलग वीडियो बनाऊंगा और एक दूसरा।